ग्रीटिंग्स। क्षमा कीजिए थोड़ी देर हो गई वीडियो लाने में, बट मैं थोड़े और वीडियो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, उसकी वजह से डिले हो जाता है कभी कभी। सो देखिए, पहला वर्ड जो आज का है वो है पेरिलस। पेरिलस। सो यहाँ पे हिंदू एडिटोरियल के पेज पे एक आर्टिकल था, उसका टाइटल था पेरिलस यू टर्न ऑन ईरान। अच्छा, पहले पेरिलस का मतलब जान लेते हैं। व्हाट डज दैट इवन मीन? पेरिलस का मीनिंग होता है फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, खतरे से भरा हुआ। तो ये खतरे से भरा हुआ यू टर्न है ऑन ईरान। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बात की जा रही है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, अगर आपको याद हो, एक डील की थी यूएस ने ईरान के साथ, जिसमें ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स अग्रेसिवली डेवलप नहीं करेगा, उसके बदले में यूएस ईरान पर से जो उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे थे वो लिफ्ट कर देगा। काफ़ी अच्छी डील मानी जा रही थी वर्ल्ड ओवर। इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ था क्योंकि इंडिया डायरेक्टली ऑयल खरीद पा रहा था ईरान के साथ। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट इसराइल। सो अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डील करी थी ईरान के साथ वो यूएस के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है और वो इस डील को शायद कैंसिल कर दें। तो ये यू टर्न हुआ। तो यहाँ पे उसी यू टर्न को हाईलाइट किया जा रहा है कि ये यू टर्न पेरिलस है, एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, डेंजरस यू टर्न है यूएस का, क्योंकि इससे ईरान के साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है और ओवरऑल ग्लोबल जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो सकती है। वो अलग टॉपिक है, उसमें पूरा काफ़ी जियो पॉलिटिक्स में इतना जाएंगे नहीं। मेन पेरिलस पे ध्यान दीजिए। इट मीन्स फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। पेरिलस शब्द आता है पेरिल से, विच मीन्स डेंजर और जेपर्डी। जेपर्डी अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। काफ़ी लोगों का आई थिंक कमेंट सेक्शन में गलत हो गया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो थोड़ा और मेमोराइज करने में आपको आसानी होगी। डेंजर, जेपर्डी, पेरिल सब भाई भाई है। सो पेरिलस को आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे? यू कैन से जिम्बाब्वेज इकोनॉमी इज़ इन ए, वैसे ए ज़रा सही रहेगा यहाँ पे, इज़ इन ए पेरिलस स्टेट। या फिर अगर आप पेरिल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अब ये कह सकते हैं सीधा सीधा, जिम्बाब्वेज इकोनॉमी इज़ इन पेरिल। यहाँ पे स्टेट नहीं आएगा, पेरिल स्टेट नहीं बोलोगे आप। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि पेरिल को यूज़ कैसे किया जाता है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, इससे समझ में आ जाएगा आपको पेरिल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्यूरियस ट्रम्प सेज जज हु डिफाइड हिम हैज़ पुट यूएस इन पेरिल। देखिए, यहाँ पर आपको रिसेंटली आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में था, डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ पे बैन लगा दिया कि उनके सिटीजन्स यूएस में नहीं आ सकते। रीजंस यही दिए थे कि टेररिस्ट वगैरह हो सकते हैं, हमारे देश को खतरा हो सकता है उनसे। सो यहाँ पर क्या हुआ कि यूएस में भी सुप्रीम कोर्ट है, जरा इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवररूल कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आ सकते हैं। सो ट्रंप इससे काफ़ी गुस्सा हो गए, फ्यूरियस हो गए। फ्यूरियस मतलब गुस्सा होना। अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो कैन से प्रशांत इज फ्यूरियस। सो फ्यूरियस ट्रंप, जो उनको गुस्सा आ गया कि उन्होंने डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट के जज ने ओवररूल कर दिया। तो ये जब हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका को डेंजर में डाल दिया है, हैज़ पुट यूएस इन पेरिल, जेपर्डी भी कह सकते। ओके, सो जो अगला वर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग है, विसरल। विसरल इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। द डील, यहाँ पे ईरानियन डील की बात की जा रही है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। द डील विसरली अपोज्ड बाय इजराइल अलाउड ईरान टू मेंड इट्स टाइज विद यूरोपियन कंट्रीज। देखिए, आपको मैंने ये तो पता है कि ईरानियन डील से ज़्यादातर जो दुनिया के देश थे वो खुश थे एक्सेप्ट इजराइल। सो इजराइल को काफ़ी हद तक वो अपोज कर रहे थे, ये डील काफ़ी विरोध कर रहे थे इस डील का। और कैसे विरोध कर रहे थे? यहाँ पे इन्होंने एडजेक्टिव यूज़ किया है विसरली। विसरली का मतलब होता है बेस्ड ऑन डीप फीलिंग एंड इमोशन एंड रिएक्शन रादर देन ऑन रीजन और थॉट। कोई लॉजिक के बिना डिसीजन लेना, बस एक इमोशन से डिसीजन ले लेना। ठीक है, इसको सेंटेंस में यूज़ करके बताता हूँ, आपको ज़रा अच्छे समझ में आ जाएगा। मोस्ट अमेरिकन्स हैव ए विसरल अट्रैक्शन टू डोनाल्ड ट्रंप। ज़्यादातर अमेरिकन्स का एक विसरल सा अट्रैक्शन है डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। कुछ उसके पीछे लॉजिक या रीज़न नहीं है, वो काफ़ी अजीबोगरीब बात कह देते हैं, काफ़ी अनोखी सी बात कह देते हैं, काफ़ी बार एक स्टेट्समैन नहीं है, एक प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स स्टेट्समैन नहीं है, मगर तब भी एक आप समझा नहीं सकते कि क्यों इतना अट्रैक्शन है अमेरिकन लोगों का डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। सो इसका मीनिंग ये है इलॉजिकल इमोशनल अट्रैक्शन। सो वैसे ज़्यादा रिएक्शन में होता है,
ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटेंस में अट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ। इट बेसिकली मीन्स कोई इलॉजिकल रिएक्शन देना, ठीक है, जिसके पीछे कोई रीज़न ना हो। तो ऑफ कोर्स उसका एंटोनिम हो गया लॉजिकल या रैशनल। सो यहाँ पे इजराइल का जो एक बर्ताव है ईरानियन न्यूक्लियर डील के प्रति जो यूएस के साथ की थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा है कि उन्होंने उसको विसरली अपोज किया। कुछ वजह थी नहीं वैसे इजराइल के अपोज करने की, वो बस एवरी सेंटिमेंट में आके उसको अपोज कर रहे थे। हमारा अगला शब्द है फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट, आपको क्या लगता है कि इसका मतलब क्या है? देखिए, ऑलराइट, होपफुली आपने गेस कर लिया होगा। फिलैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो स्टैम्प्स इकट्ठा करता हो या फिर स्टैम्प्स को स्टडी करता हो, या तो एक कलेक्टर हो स्टैम्प्स का या फिर उनको स्टडी करता हो। ये एग्जांपल के लिए ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं और यहाँ पे एक अच्छा सा इनके पास स्टैम्प्स का कलेक्शन है, काफ़ी बढ़िया कलेक्शन है। तो ये एक फिलैटलिस्ट है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा फिलैटलिस्ट के पीछे एक वर्ड यूज़ किया गया था फिलैटलिस्ट किस प्रकार के हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। वो वर्ड है एविड। ही हैज़ ऑलवेज एंजॉयड कलेक्टिंग थिंग्स एंड वॉज एन एविड फिलैटलिस्ट। एविड का मतलब होता है शोइंग कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग, बहुत डीपली पैशनेट होना, या बहुत ही एक्साइटेड नहीं, एंथुजियास्टिक होना एक किसी चीज़ के लिए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेरा दोस्त एक एविड रीडर है साइंस फिक्शन का या फिर कुछ भी रोमांटिक नॉवेल्स का, वो रीडर है। आप कह सकते हो माई फ्रेंड लाइक्स रीडिंग, मगर अगर आप कहना चाहते हो बहुत ही उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ही लव्स रीडिंग इट, तो आप कह सकते हो ही इज़ एन एविड रीडर। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, ये देखिए एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल था जिसमें डिसेबल्ड लोगों की जो प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं और करते आए हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, उसको खूबसूरती से उन्होंने हाईलाइट किया। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, काफ़ी मूविंग सेंटेंस है। वॉर इमेंसिपेट्स द पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड ड्रेन्स द एसेंशियली वीक। तो यहाँ पर देखिए, इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्रीडम मिलना, खुली छूट मिलना, बेसिकली आज़ादी मिलना कह सकते हो आप। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जंग होती है तो उससे जो स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है, उसको आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि वो जो मर्जी कर सकता है, कानून वगैरह सब टूट जाते हैं, ठीक है। अब फिर बस जो ताकत की जंग होती है ताकत से, मगर जो कमज़ोर होता है उसको बहुत नुकसान होता है। इट ड्रेन्स द एसेंशियली वीक। अब मान लीजिए आज हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है, कोई ये सब हट जाता है, एक बहुत बड़ी वॉर हो जाती है, तो सीधी सी बात है जो तगड़ा होगा, हट्टा कट्टा होगा, वो ही सर्वाइव कर पाएगा। जो दिव्यांग कोई इंसान है उसको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, वो एसेंशियली और कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक काफ़ी फिलोसफिकल, एक काफ़ी मूविंग एक सेंटेंस है। तो हमें वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे, इमेंसिपेट। इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे? यू कैन से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ डन अ ग्रेट डील टू इमेंसिपेट ऑफिस वर्कर्स फ्रॉम टीडियस जॉब्स। बिल्कुल, कंप्यूटर की टेक्निक आ गई है, उससे जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनका काम काफ़ी हद तक आसान हो गया है, उनको काफ़ी हद तक फ्रीडम मिल गई है जो पहले नहीं थी। फॉर एग्जांपल, पहले टाइपराइटर थे, गलती कर दी फिर से स्टार्ट करो। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, बैक स्पेस दबाओ एंड यू कैन कैरी ऑन, कोई दिक्कत नहीं होती। सो ऑफ कोर्स इमेंसिपेट का मतलब अगर है कि टू गिव फ्रीडम या आज़ादी देना, तो उसका उल्टा क्या हो गया? डिटेन करना या इम्प्रिजन करना। अगला शब्द है ट्रंकेट। ट्रंकेट, देखिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है द न्यू मॉडल, BIT एक्रोनिम है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल था ये। सो देखिए, द न्यू मॉडल बिट वास्टली truncated the powers of foreign investor and their right to initiate disputes। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिट से काफ़ी हद तक जो एक फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी पावर ट्रंकेट होगी। ट्रंकेट मतलब कट गई, मतलब काफ़ी, वैसे बेसिकली इसको कहते हैं प्रून, इससे ज़्यादा मतलब है ऊपरी सतह से काटना। प्रून भी यही होता है, पेड़ों को प्रून किया जाता है, बहुत ज़्यादा जब लंबे हो जाते हैं तो वो हवा से गिर ना जाए तो उनको प्रून कर देते हैं। सो काफ़ी हद तक काट दी गई, फैंसी वर्ड है। और सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे आप? ट्विटर एक क्लासिक एग्जांपल है। ट्विटर में आपको पता है, कभी आपने अगर यूज़ किया हो, कैरेक्टर लिमिट होती है, कुछ याद नहीं आ रहा कितनी होती है, काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया, बट एक सर्टेन कैरेक्टर लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप वर्ड्स नहीं ले सकते।
तो ये लिखा है बिकॉज ट्विटर हैज़ ए कैरेक्टर लिमिट आई हैड टू ट्रंकेट कट शॉर्ट शॉर्टन माई पोस्ट सो इट वुड मीट लेंथ रिक्वायरमेंट्स। सिंपल। सो किसी चीज़ को शॉर्टन करना हो, प्रून करना हो, छोटा करना हो, उसका उल्टा क्या हुआ, एंटोनिम क्या हुआ, उसको लेंथन करना हो या एक्सटेंड करना हो। इम्पीड, ये भी देखिए मैंने पेज 11 पे, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज 11 है, उस पर बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है दिव्यांग लोगों के बारे में। आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे यूज़ किया गया है, पहले सेंटेंस पढ़ता हूँ आपके लिए। वॉयलेंस इज दैट विच इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड द एक्चुअल एंड दैट विच इम्पीड्स द डिक्रीज ऑफ दिस डिस्टेंस। क्या कह रहे हैं देखिए, पहले इम्पीड का मतलब समझ लीजिए। इम्पीड मतलब रोकना, हिंडर। हिंडर आपको याद होगा, आई थिंक सेकेंड या आई थिंक फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हमने, या सेकेंड वीडियो में, याद नहीं आ रहा। सो हिंडर हमने डिस्कस कर रखा है। हिंडर मीन्स रोकना, रुकावट पैदा करना। ऑब्स्ट्रक्ट भी वही होता है, या हैम्पर करना। क्या हैम्पर करना, देखिए मैंने आपको बताया जब वॉयलेंस होती है, वॉर होती है, सबसे ज़्यादा जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो कह लीजिए जो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते और लोगों की तरह, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो अब दिव्यांग लोगों में भी पोटेंशियल होता है। ऑफ कोर्स एक इंसान हो सकता है कि क्रिपल्ड हो, उसकी लेग्स काम ना करती हो, मगर वो कमाल का एक राइटर हो, उसको पियानो बजाना आता हो, मैथमेटिक्स में कमाल का हो। सो अगर वॉयलेंस हो जाता है, वॉर छिड़ जाती है, तो उसका जो पोटेंशियल है उसको वो एक्चुअलाइज नहीं कर पाएगा, वो बस पोटेंशियल रह जाएगा, और उसकी जो कमी है वो उसको उस पोटेंशियल को दबा कर रखेगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वॉर जो है वो जो एक डिस्टेंस होता है पोटेंशियल और उसको एक्चुअलाइज करने में, उसको बढ़ा देता है, विच इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड द एक्चुअल एंड दैट विच इम्पीड्स द डिक्रीज ऑफ दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस कम होना होता है पोटेंशियल और एक्चुअलाइजेशन में, ठीक है, कि अगर किसी का पोटेंशियल है, चाहे वो दिव्यांग भी क्यों ना हो, मगर उसको एक इतना मौका मिलना चाहिए कि वो उसको यूज़ कर सके और एक अच्छी लाइफ बता सके। वो जो उसका जो प्रोसेस होता है उसको कम करने का, उसको इम्पीड कर देता है वॉयलेंस, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, हिंडर कर देता है, रुकावट डाल देता है। ठीक है, तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे आप इसको? इफ़ वी प्लान द इवेंट इनडोर्स द रेन विल नॉट बी एबल टू इम्पीड आवर एक्टिविटीज़। मान लीजिए कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, बारबेक्यू व्हाटएवर, आप उसको अगर आप इंडोर्स रखते हैं, छत के नीचे रखते हैं, तो सीधी सी बात है, बारिश आपके जो प्लान्स हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगी, रोक नहीं पाएगी, हिंडर नहीं कर पाएगी, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगी। सो हिंडर हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एंटोनिम जो होगा इसका इम्पीड का, वो होगा फैसिलिटेट करना। ऑफ कोर्स हिंडर का उल्टा फैसिलिटेट करना। रेटिसेंस खूबसूरत शब्द है और उसको यूज़ भी बहुत अच्छे ढंग से किया गया है यहाँ पे। तो ये एक आई थिंक एडिटोरियल सेक्शन में ही एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल था। तो वहाँ पर इंडिया यूएस के रिलेशंस को डिस्क्राइब जब कर रहे थे ऑथर, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंडियाज रेटिसेंस इन सेंडिंग इट्स सोल्जर्स टू फाइट वॉर्स एल्सवेयर हैज़ रिमेन्ड अ यूएस ग्राउस। ग्राउस का मतलब बताऊंगा अभी आपको। रेटिसेंस का समझ लीजिए पहले। रेटिसेंस का मतलब होता है एक रिजर्व रहना, एक थोड़ा सा रुकावट, रिस्ट्रेंट या शाइनेस कह लीजिए, शर्माना एक तरीके से। यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में देश तो शर्माते नहीं है, तो यही समझ लीजिए एक कुछ काम करने से हल्का सा खुद को रोकना। तो इंडियाज रेटिसेंस, किस चीज़ की रेटिसेंस? इन सेंडिंग इट्स सोल्जर्स टू फाइट वॉर्स। अमेरिका को आपको पता ही है, हर 3-4 सालों में एक नए देश पे वो अपनी आर्मी वगैरह भेजकर वहाँ पे इन्वेजन कर रहे होते हैं। तो उनके एलाइज भी करते हैं साथ में, नेटो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है और टर्की वगैरह, दुनिया भर के उनके नेटो कंट्रीज़ हैं, वो भी साथ में उनके साथ इन्वेट करते हैं। तो यूएस को हमेशा इस बात से एक कह लीजिए, ग्राउस का मतलब बताऊंगा आपको अभी, ये इस बात से काफ़ी हद तक नाराज़ रहा है इंडिया से कि इंडिया अपने सोल्जर्स को भेजने से हमेशा शाई अवे करता रहा है। कभी उसने अपने सोल्जर्स नहीं भेजे यूएस की फॉरेन वॉर्स में। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे आप रेटिसेंस को? बहुत ही बढ़िया वर्ड है, याद रखिएगा। इसको आप कह सकते हो, इट इज़ ओके टू बी रेटिसेंट अराउंड पीपल यू डू नॉट नो वेल। अगर आप किसी ऐसी गैदरिंग में जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को जानते नहीं है, पहली बार उनसे मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत शाई रहोगे, थोड़ा बहुत रिजर्व रहोगे, रिस्ट्रेंट रहेगा आपकी बात में, आप खुल के बात नहीं करोगे।
तो इट इज़ ओके टू डू दैट, इट इज़ ओके टू बी रेटिसेंट अराउंड पीपल यू डू नॉट नो वेरी वेल। और रेटिसेंट का उल्टा क्या होगा? अनरिस्ट्रेन्ड, बेबाक, खुला। अब जरा ग्राउस का मीनिंग देखते हैं। ग्राउस का मतलब मैंने थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया था, अब प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। ग्राउस देखिए वैसे तो एक पक्षी भी होता है, मगर इसको इनफॉर्मल वे में, यहाँ पे इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जा रहा है। इसको कहते हैं एक कॉज फॉर कंप्लेंट। कंप्लेंट आपको पता है शिकायत करने की एक वजह, ग्राउस। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो आप इसको? माई फ्रेंड ऑफन ग्राउस्ड अबाउट द हाई प्राइसेस इन दिल्ली। मेरा जो दोस्त था वो काफ़ी बार कंप्लेन करता था दिल्ली में हर चीज़ महंगी है उसको लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सेंटेंस का, अब आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। इंडिया की जो रिलक्टेंस है, जो शाइनेस है अपने फौजियों को इराक, ईरान या सीरिया, जहाँ भी उनकी, ईरान तो नहीं सॉरी, इराक या सीरिया जहाँ भी उनकी यूएस की वॉर चल रही है वहाँ पे भेजने से यूएस को हमेशा एक कॉज ऑफ कंप्लेंट रहा है यूएस का, कि यार सही है तू डील कर लेता है हमारे साथ, न्यूक्लियर डील कर रखी है हमने, बाकी सब कर रखा है, बट यू डोंट सेंड योर सोल्जर्स। तो आपको शायद पूरा सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एमसीक्यू हो जाए। पहला जो क्वेश्चन है आपको सिनोनिम बताने हैं। वैपिड का मतलब क्या होता है? इन शब्दों में से सिनोनिम वैपिड का क्या हो सकता है? ऑलराइट, आंसर टाइम। देखिए वैपिड का जो यहाँ पे सिनोनिम है वो है डल। तो आप कह सकते हो फीका। सेंटेंस में कैसे यूज करोगे? नितिन वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द वैपिड कार्टून्स हिज लिटिल ब्रदर एंजॉयड वॉचिंग। नितिन को ज़्यादा पसंद नहीं आए ज़रा, मतलब उसको अच्छे नहीं लगे जो वैपिड कार्टून्स। ऑफ कोर्स उसका जो छोटा भाई कार्टून देख रहा है उसके लिए वैपिड नहीं है, मगर नितिन जो उससे बड़ा, उसका बड़ा भाई है, उसको वो डल, बोरिंग से लगे। अगले क्वेश्चन में भी आपको सिनोनिम बताना है फर्टिव का, FURTIVE, फर्टिव। तो पहले एक बार ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। ओके, होपफुली वीडियो पॉज करके आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। फर्टिव का सिनोनिम है सीक्रेटिव, हिंदी में गुप्त। सेंटेंस में आप बना सकते हो देयर वॉज समथिंग फर्टिव अबाउट हिज बिहेवियर एंड आई इमीडिएटली फेल्ट सस्पिशियस। उसके बर्ताव में कुछ सीक्रेटिव, कुछ गुप्त सा था, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसकी वजह से मैं बहुत सस्पिशियस हो गया। ओके, सो अब आपको एंटोनिम बताना है। ऑलराइट, चेंज हो गया, पहले सिनोनिम कर रहे थे, अब एंटोनिम कर रहे हैं, ऑपोजिट बताना है आपको। सो वर्ड है एक्यूमेन। बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? ओके, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया हुआ है क्वेश्चन। आंसर टाइम। देखो पहले एक्यूमेन का ऑफकोर्स मतलब समझ लो, उसके बाद इसका एंटोनिम होगा वो भी देख लेंगे। एक्यूमेन होता है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। बेसिकली बहुत ही क्विक होना, क्लेवर, स्मार्ट होना, अवेयर होना, श्रीव्ड होना। बिजनेसमैन के लिए काफ़ी बार इसको यूज़ करते हैं। आप कह सकते हो आर चेयरमैन शोड ग्रेट एक्यूमेन। बहुत ही श्रूडनेस, अवेयरनेस दिखाई डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल इमीडिएटली से डिसीजन लिया उन्होंने। तो इसका उल्टा क्या होगा? देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, इंटेलिजेंस तो होगा नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इम्बिसिलिटी। इम्बिसिलिटी क्यों? देखिए इम्बिसिल, आपको आई एम श्योर आपने वर्ड कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। इम्बिसिल, इम्बिसिल होता है स्टूपिड, सिली कह लीजिए। तो कहते हैं कि डोंट बी इम्बिसिल, डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी सिली। सो इम्बिसिलिटी उल्टा हो गया एक्यूमेन का। अच्छा, एक ईडियम भी करते हैं, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। ईडियम आपको ये बताना है टू टॉक वंस हेड ऑफ। इसका क्या मतलब होगा? ये इस ईडियम का मतलब क्या है? टू टॉक लाउडली, टू टॉक इन फियर, टू टॉक टू वन सेल्फ, या टू टॉक एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बात करना। अगर सो ओके, आंसर टाइम। आंसर बता रहा हूँ इसका। देखिए इसका आंसर टू टॉक लाउडली नहीं है, टू टॉक इन फियर नहीं है, टू टॉक टू वन सेल्फ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर है टू टॉक एक्सेसिवली। इसको सेंटेंस में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि शी टॉक्स हर हेड ऑफ, बहुत ज़्यादा बात करती है, एंड डजंट सीम टू नो व्हाट शी इज सेइंग। बहुत ज़्यादा बात करती है और उसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। ओके, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बताना है, ये एक इडियम है, बहुत बढ़िया इडियम है, आई थिंक काफ़ी लोगों का गलत होगा ये इडियम है टू गिव अप द गोस्ट। इसका बताइए कि मतलब क्या है? टू फाइट ईवल, बुराई से लड़ना, टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू डाई, मर जाना सीधा, या टू बोरो मनी, उधार ले लेना पैसा। तो एक बार अटेम्प्ट करिए ये। ओके, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। रियली होप सो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। देखिए इसका मतलब होता है टू डाई। जी हाँ, बट सिर्फ आप इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, समझाता हूँ। सेंटेंस में आप पहले तो खैर ये कह सकते हैं इंसानों के लिए
कि माई ग्रेट ग्रैंड फादर गेव अप द गोस्ट अ वीक आफ्टर मूविंग इन टू द नर्सिंग होम। मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे एक हफ्ते बाद वो मर गए आफ्टर मूविंग टू द नर्सिंग होम। सिंपल, ये तो इंसान के लिए हो गया, मगर आप चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये। ही हैड नॉट बिन टू टाउन सिंस स्प्रिंग बिकॉज हिज कार हैड गिवन अप द गोस्ट। वो शहर में नहीं आ पाया सिंस स्प्रिंग, क्योंकि उसकी जो गाड़ी थी वो मर गई, मतलब टूट गई, ख़राब हो गई। ठीक है, ख़राब नहीं, बस मतलब इट डाइड, मतलब बस काम ही नहीं करती अब। हिज कार हैड गिवन अप द गोस्ट। तो आप इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको एक सेंटेंस बनाना है विसरल पे। विसरल एक शब्द हमने डिस्कस किया है इस पूरी वीडियो में। अगर आप भूल गए हो तो आप पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको विसरल का मतलब मिल जाएगा। और पीडीएफ वैसे भी जो है सारी वीडियोस की कलेक्ट कर लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन में इवेंचुअली काम आएगी, थोड़ा आपके पास रिकॉर्ड रहेगा जो भी आपने पढ़ा है। सो होपफुली आप कमेंट सेक्शन में विसरल पे एक सेंटेंस लिखेंगे और यूज़ योर इमेजिनेशन, काफ़ी एक क्रिएटिव सेंटेंस यूज़ कीजिएगा, सिंपल सा मत बनाइएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।